गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक में जवाहरलाल नेहरू को पढ़ रहे हैं और उस संदर्भ में हमने पिछले 2 वीडियो में एक बार उनका जीवन परिचय जाना और दूसरे वीडियो में मानवतावाद, राज्य और लोकतंत्र संबंधी हमने उनके विचार जाने। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। आपको पता है कि जब भी नेहरू जी का जिक्र कर रहे हैं तो समाजवाद का भी जिक्र कर रहे हैं। तो नेहरू के समाजवाद का जो विचार है वही उनका लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार है। तो क्वेश्चन आपके समाजवाद का आए है या लोकतांत्रिक समाजवाद का आए तो यही आंसर लिखना है। और जो मार्क्स से जो उनकी समानता है, समानता से मार्क्स के किन विचारों से वो प्रभावित थे और किन विचारों से वो अंतर रखते थे, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। जब केवल और केवल समाजवाद पे सवाल आए तो आप ये ना सोचें कि लोकतांत्रिक समाजवाद कुछ अलग है। नेहरू का जो समाजवाद है वही लोकतांत्रिक समाजवाद है। आपको ज्ञात है कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है भारतीय राजनीतिक विचारक, और एमए फाइनल के सिलेबस में भी है। ठीक है। और एक आम भारतीय होने के नाते भी हमें यह विचार जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आइए हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचार। हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी उसी को हम बार बार रिपीट करेंगे और उसी में से वो विचार निकलेगा लोकतांत्रिक समाजवाद का। उससे पहले हम पहले वीडियो जो था जहां हमने उनका जीवन परिचय जाना था, उस चीज़ को थोड़ा मेमोराइज करते हैं। आपको ज्ञात है नेहरू जो थे वो अपने अध्ययन के लिए गए थे इंग्लैंड में उन्होंने काफ़ी वर्षों तक अध्ययन किया और वहीं पे वे फेबियन समाजवादियों के संपर्क में आए, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हुए, है ना। और समाजवाद का जो इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ वो उनका वहीं से आया। फिर भारत में जब आए थे तो 1920 में उनको अवध के किसानों की दयनीय स्थिति से रूबरू होने का मौका मिला और उसके बाद भी बहुत व्यग्र हो गए और वो समाजवाद से और अधिक जुड़ने लगे। परंतु इसमें जो रेलिवेंट चेंज आया था वो आया था 1927 में, उन्होंने जब सोवियत संघ की यात्रा की थी। 1927 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर ब्रुसेल्स में जो साम्राज्यवाद विरोधी जो सम्मेलन होता उसमें भी भाग लिया था और उसके बाद उन्होंने सोवियत संघ की यात्रा की थी। ठीक है। इस यात्रा से वो बहुत प्रभावित हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी आंखों से उस देश की महानतम उपलब्धियों को देखा जो शिक्षा, स्त्री सुधार, किसानों की स्थिति में सुधार के लिए किया गया था, है ना। और इसके आधार पर हालांकि वो कोई अंतिम निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे, वो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से वो मार्क्सवादी हो गए, क्योंकि सोवियत संघ ने यही बोला था कि हम मार्क्सवादी राज्य हो चुके हैं, हमने मार्क्स के सिद्धांतों को अपना लिया है, लेनिन के सिद्धांतों को अपना लिया है, कैसे बोल रहे हैं आप, है ना। परंतु वो अपने आप को साम्यवादी घोषित कर रहे थे, परंतु वो उस साम्यवादी नहीं हुए थे। उन पर प्रभाव जरूर पड़ा था, उससे बहुत प्रभावित भी हुए थे, पर निष्कर्षतः वो कोई साम्यवादी नहीं बन गए थे। और इसकी बात उन्होंने अपने पुस्तक में भी कही थी, है ना। कोई निश्चयात्मक रवैया वो नहीं अपना पाए थे, परंतु ये ज़रूर मान रहे थे कि आज विश्व को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका समाधान ढूंढ निकालने में रूस के उदाहरण से सहायता बहुत मिल सकती है। ठीक है। एक चीज़ और है कि समाजवाद को लेकर भारतीय समाजवादियों में अनेक भ्रांतियाँ हैं। कुछ इसे मार्क्सवाद के नज़दीक ले जाते हैं, कुछ इसे गांधीवाद के नज़दीक ले जाते हैं, है ना। नेहरू को क्या है, वो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने समाजवादी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई स्थानों पर समझौते किए हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर या कहें कि बौद्धिक धरातल के तौर पर उन्होंने समाजवाद की जो अवधारणा विकसित की थी उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। सैद्धांतिक तौर पर वो पूरी तरह से समाजवादी थे, परंतु व्यवहार के स्तर पर जब वो प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए तो कई चीज़ों को लेकर उन्होंने समझौता भी किया था। ये सब चीज़ें कहने वाली अलग बात है। ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कि कैसे उनका विचार विकसित हुआ, क्या विचार हैं वगैरह। तो इंग्लैंड का प्रभाव, फिर वो भारत में अवध के किसान आंदोलन का देखते हैं, उसके बाद वो रूस की यात्रा करते हैं। तो उसके बाद तो उन्होंने भारत में स्पष्ट तौर पर अब वो कहना स्टार्ट कर दिया। आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि 1929 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उनको वहाँ पे अध्यक्ष
अध्यक्ष तौर पे वो भाषण देते हैं तो उसमें साफ कहते हैं पहली लाइन कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। आपको ध्यान है, मैंने पिछली बार भी पूरी लाइन बताई थी बोल के वगैरह में। इसी तरीके से 1936 में लखनऊ कांग्रेस के सभापति के रूप में भी उन्होंने इसी प्रकार का विचार दिया। उन्होंने कहा कि मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है और वो है समाजवाद। जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो मैं अस्पष्ट जनसेवी तरीके से नहीं पर अपितु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से करता हूं, है ना। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत की अपेक्षा कुछ ज़्यादा मायने रखता है। ये जिंदगी का दर्शन शास्त्र है और इसका यह रूप मुझे पसंद है। मैं समाजवाद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो गरीबी, बेकारी, बेइज्जती, गुलामी से हिंदुस्तान के लोगों को छुटकारा दिला सके। इस प्रकार से उनके विचार थे और उन्होंने कई जगह प्रकट किए। बट यहाँ पे जब हम मार्क्स की बात करें कि वो मार्क्स ने जो विचार दिए थे उनके किन विचारों के समर्थक थे और किन से विरोधाभास रखते थे, ठीक है। नेहरू को क्या है, मार्क्स से विश्व और इतिहास के बारे में जानकारी मिली। उनकी समझने की जो मार्क्स ने जिस तरीके से इतिहास का वर्णन किया, जिस तरीके से विश्व की व्यवस्था को देखा, उससे उनको प्रेरणा लिखी, है ना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि साम्यवादी जीवन दर्शन ने उन्हें आशा दी, सांत्वना दी, ठीक है, क्योंकि ये अतीत की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है और भविष्य के लिए एक आशा देता है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और मार्क्स के दर्शन में जो वैज्ञानिकता थी, वो जो जिस प्रकार से मार्क्स धार्मिक चीज़ों को नहीं मानता, धर्म को अफीम मानता है, धार्मिक कर्मकांड विरोधी है, अंधविश्वास विरोधी है, ये सब चीज़ों को नेहरू ने इन सब चीज़ों ने नेहरू को प्रभावित किया। ऐतिहासिक व्याख्या का सिद्धांत वो उनको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से उन पर मार्क्स के इन विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। लेकिन वो उस अर्थ में मार्क्सवादी नहीं है जिस अर्थ में रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी मार्क्सवादी क्या है, मार्क्स की सभी चीज़ों को अक्षर से पालन करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं है। वो मौलिक रूप से भारत की कंडीशन के आधार पर भारतीय समस्याओं का निदान खोज रहे हैं और उस खोज में उनको मार्क्स का विचार अच्छा लगता है या मार्क्स का दर्शन अच्छा लगता है, परंतु उसके बावजूद भी बहुत चीज़ों में वो मार्क्स से अंतर करते हैं, ठीक है। देखो, उन पर ना मार्क्स का भी प्रभाव था परंतु मार्क्सवादी नहीं कहा जा सकता। उन पर गांधी का भी प्रभाव था परंतु पूर्ण रूप से गांधीवादी भी नहीं थे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। मार्क्स से किन चीज़ों वो भिन्नता रखते थे। पहला, मार्क्स क्या कहता था कि व्यवस्था, मतलब मार्क्स का सिंपल सा मतलब क्या है, जो अपन सबसे सरल भाषा में कर सकते हैं। एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक श्रमिक वर्ग होता है। श्रमिक वर्ग को अपना एहसास होगा कि उनका बहुत शोषण हुआ है, वो पूंजीपतियों का विनाश कर देगा और सब पूरे समाज में समानता की स्थापना होगी। और जो पूंजीपतियों का विनाश करेगा, उनका अंत करेगा, वो हिंसात्मक तरीके से करेगा, बल प्रयोग से करेगा। परंतु यहीं पर नेहरू अंतर पैदा करते हैं। नेहरू कहते हैं नहीं, मुझे व्यवस्था में हिंसा और बल प्रयोग से परिवर्तन नहीं चाहिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मार्क्स वर्ग संघर्ष के माध्यम से जो संपन्न हैं उनका अस्तित्व समाप्त करने की बात करता है, परंतु नेहरू ऐसी बात नहीं करते। उन लोगों का भी महत्व है समाज में, इसलिए जो नेहरू हैं वो वर्ग सामंजस्य की बात करते हैं। और मार्क्स जो है वो लोकतंत्र का विरोध करते हैं, परंतु नेहरू लोकतंत्र के समर्थक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्क्स से कुछ विचारों से समानता, कुछ विचारों से असहमत। अगर ये अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आप केवल मार्क्स से सहमत असहमत के बिंदुओं को बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मोटा मोटा क्या है ना, तो 1940 का अपन एक की टर्म ले सकते हैं। 1940 से पहले तक उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस चीज़ का, मार्क्स के विचारों का, पर 1940 के बाद वो इन चीज़ों के प्रति थोड़े लिबरल होने लग गए, उन पर इतना प्रभाव रहा नहीं, ठीक है। परिस्थितियाँ सिखा देती हैं, परिस्थितियाँ के आधार पर अनुभव दूसरे होते हैं, तो व्यक्ति अपने आप ही थोड़ा लिबरल हो जाता है, अपने आप किसी चीज़ पर दोबारा विचार करने लग जाता है। अब बात करते हैं कि फिर ये जब वो मार्क्स के विचार से कुछ सहमत है, कुछ से असहमत हैं। दूसरी तरफ कल अपन बात कर रहे थे कि मतलब पहले वीडियो में बात कर रहे थे कि अपन कि वो लोकतंत्र को भी मानते हैं, है ना। और लोकतंत्र कौन सी व्यवस्था ज़्यादातर अपनाती है, उदारवादी व्यवस्था ज़्यादा अपनाती है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता की बात है, व्यक्ति की बात है, और ऐसा तो केवल उदारवाद में होता है। मार्क्स में तो, ये साम्यवाद में तो नहीं होता, समाजवाद में तो नहीं होता। समाजवाद में तो समूह इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, राज्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई दोनों विरोधाभासी। तो इन दोनों को जो जोड़ा है और उसी को ही लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। नेहरू कहते हैं कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद चाहता हूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का समर्थक हूं, परंतु
आर्थिक क्षेत्र में मैं समाजवाद चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होगा? पहले तो आप समाजवाद का मोटा मोटा अर्थ कर लो। समाजवाद मतलब जो समानता की बात करता है, और उदारवाद मतलब जो स्वतंत्रता की बात करता है। मुख्यतः उदारवाद में व्यक्ति प्रधान होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने विवेक के हिसाब से काम करो और आप स्वतंत्र हो। समाजवाद में क्या कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति नहीं कर पाएगा, समूह के द्वारा किया जाना चाहिए, ये राष्ट्र या राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, सभी के लिए कार्य। तो वहाँ पर राज्य को प्रधानता दे दी जाती है ना। तो नेहरू का कहना था कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र आए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें वाद विवाद, तर्क वितर्क, विचार विमर्श के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो ये विचारधारा क्या कहलाती है? लोकतंत्र वाली। और लोकतंत्र किस में आता है? उदारवाद में। ठीक है, तो राजनीतिक रूप में तो वो लोकतंत्र की तरफ चल जाते हैं, उदारवाद की तरफ चल जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ मैं कल आपको बताया था कि नेहरू राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी चाहते हैं। तो वो जो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र जो चाहते हैं ना, वो आएगा समाजवाद के द्वारा। क्यों? समाजवाद के द्वारा जो राज्य है उसके द्वारा उत्पादन के साधन और वितरण के साधनों का लोगों के हित में या समानता स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। कहने का मतलब यह है कि नेहरू जो हैं वो आर्थिक रूप से समाजवादी बनवाना चाहते हैं राज्य को, है ना, और राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी। इस चीज़ को आप क्लियर कर समझ लीजिए, दोनों का वो समन्वय करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब समाजवादी हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में, तो उद्योग जो हुए, उत्पादन के साधन हुए, उनका सबका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, राष्ट्र के हाथ में आ जाएंगी। उत्पादन के साधन, चाहे भूमि हो, चाहे खाने हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, सब राज्य के नियंत्रण में आ जाएगी। ऐसे वितरण के जो साधन है, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे अन्य ऐसी कोई भी संस्थाएं हैं, वो सब राज्य के अधीन आ जाएगी और उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि समाजवाद में जो उत्पादन के साधन हैं, है ना, इन पे राज्य का नियंत्रण होता है, या दूसरे लैंग्वेज में को सामाजिक स्वामित्व बोलते हैं। राज्य किसके लिए काम कर रहा है? समाज के रूप में, समाज की तरफ से काम कर रहा है, ये समाज के लिए काम कर रहा है। तो ये सामाजिक स्वामित्व हो गया, राष्ट्र का स्वामित्व हो गया। ठीक है, और राष्ट्रीय जो संसाधन हैं उनका राष्ट्र ही वितरण करेगा, बिल्कुल न्यायोचित तरीके से, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस तरीके से। और ये सब किस में आते हैं? ये समाजवादी विचारधारा में आते हैं, है ना। तो सिंपल से मतलब राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक क्रांति के लिए वो उदारवाद चाहते हैं, और सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक क्रांति और आर्थिक क्रांति के लिए वो चाहते हैं समाजवाद। और दोनों को मिलाकर बन जाता है अपना लोकतांत्रिक समाजवाद। इस तरीके से ये विचार पनपता है। एक बार 1959 की बात है, आज़ाद मेमोरियल लेक्चर्स थे, इसमें इन्होंने 5 बातें कही थी। वो मुख्य यही आप जो चीज़ें बोली है ना, वही मोटी मोटे तौर पे 5 चीज़ें क्या थी कि उत्पादन के साधनों पर हो जाए सामाजिक स्वामित्व, राष्ट्रीय संसाधनों का हो जाए न्यायोचित वितरण, और सामाजिक क्रांति के अंग के रूप में आर्थिक क्रांति, सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में विज्ञान तकनीक का प्रयोग। देखो विज्ञान तकनीक वाला मैटर अलग हो गया, बट इन सारी चीज़ों में क्या बात है कि समाज में वितरण न्यायोचित होगा तो आर्थिक क्षेत्र में जो विषमता है वो दूर होगी और आर्थिक लोकतंत्र की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही समाज में अगर वितरण, है ना, सामाजिक क्रांति आएगी तो जो विषमता है, जो भेदभाव है, जो वर्ग भेद है, वो दूर होगा, है ना, और समानता आएगी, तो उससे क्या आएगा? समाजवाद, यह सामाजिक लोकतंत्र। तो मैं जो मोटी मोटी बातें हो गई, राजनीतिक क्षेत्र में वो उदारवाद के समर्थक हैं, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। अब क्या है कि जितने पूंजीपति जो होता है, पूंजीवाद जो है, 2 होते हैं, एक पूंजीवाद होता है, साम्यवाद हो गया। यहाँ पे नेहरू ना तो पूर्ण रूप से पूंजीवाद को मान रहे हैं, है ना पूर्ण रूप से साम्यवाद को मान रहे हैं। उन्होंने साम्यवाद, ये समाजवाद की अच्छी चीज़ को ले लिया और पूंजीवाद की अच्छी चीज़ को ले लिया। पूंजीवाद की अच्छी चीज़ क्या है कि वहाँ पे स्वतंत्रता है ना, वहाँ पे लोकतंत्र है, तो उन्होंने उसको वहाँ से ले लिया। और पूंजीवाद की नेगेटिव चीज़ क्या है? असमानता। पूंजीवाद के व्यक्ति को खुला छोड़ देता है और राज्य का दायित्व कम कर देता है, राज्य को बोल देता है कि आप बीच में मत आना। तो जब व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ गया तो कुछ लोगों ने पूरा केंद्रीकरण कर लिया संसाधनों का, है ना, और कुछ लोग बहुत गरीब रह गए। तो राज्य मना कर देता, भाई हम कुछ ही नहीं कर सकते, ये तो आप लोगों का ही है किराया धरा।
ठीक है, तो यहाँ पे वो पीछे हट जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा असमानता आ जाती है। तो पूंजीवाद की वजह से असमानता आती है, और साम्यवाद जो है उसकी वजह से, साम्यवाद जो है वो अपनी व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा व दमन का साथ लेता है। इन दोनों का मना करता है कौन? नेहरू। ठीक है, नेहरू इन दोनों से दूर जाके इन दोनों के अच्छे पक्षों को समाहित करके और बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो बीच का रास्ता ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने पूंजीवाद से अच्छी चीज़ ले ली स्वतंत्रता, मतलब उदारवाद या लोकतंत्र, कुछ भी बोल लो आप, और साम्यवाद से अच्छी चीज़ क्या ले ली? जो आर्थिक और सामाजिक न्याय, या आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र, या आर्थिक या सामाजिक तौर पर समानता, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने साम्यवाद से ले ली, साम्यवाद या समाजवाद। तो इस प्रकार से नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्भव होता है। इसको मैंने बार बार रिपीट करके इसलिए बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, है ना, तो उसके बाद 1950 में जब राष्ट्रीय योजना आयोग बनाया, तो उसका मुख्य उद्देश्य भी यही था। 1956 में जब नेहरू औद्योगिक नीतियां लाते हैं, तो उसमें भी अधिकतर यही चीज़ें शामिल की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में वो कितना निवेश बढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ इसी को स्थापित करने के लिए था, लोकतांत्रिक समाजवाद। जैसे ही देश में, हमारे देश में एक वोट से एक मतलब मतदान हुआ, है ना, लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसके आधार पर मतदान हुआ, तो राजनीतिक लोकतंत्र तो उसी समय स्थापित हो गया। और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, जिसमें वो लोकतंत्र के माध्यम को पकड़ते हुए वो आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की तरफ जाकर अंत में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज बनाने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।